ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं एक फोटो वॉक। आपने देखा कि कैसे फोटोग्राफी लोगों के लिए शौक से बढ़कर एक पैशन बन चुका है। आइए अब कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये है निखिल। निखिल एक आईटी प्रोफेशनल है और दिल्ली के बदरपुर इलाके में उनका ऑफिस है। निखिल कई कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं। मेरा बचपन दिल्ली में ही बीता है। मैं बचपन दिल्ली में ही बीता है और बर्थ प्लेस भी मेरा दिल्ली ही है। मैंने बेसिकली बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना इनोवेटिव स्टार्ट करना चाहिए। तो I started with website designing at the first level. Then I moved to graphics as well and print media. कंपनी के नाम की अगर आप बात करें तो इसका नाम इलस्ट्रा डिज़ाइन है, जो 2008 में स्टार्ट हुई। एंड कुछ लाइक माइंडेड लोग थे जिनके साथ मिलके मैंने ये स्टार्ट किया, कुछ फ्रीलांसर्स के साथ जुड़ के। एंड वी स्टार्टेड विद वेबसाइट डिज़ाइनिंग बिकॉज डिज़ाइनिंग वाज माई पैशन। सॉफ्टवेयर तैयार करने जैसे पेचीदा काम में दिमाग लगाने के बावजूद निखिल को तुगलकाबाद किले की न केवल लोकेशन का पता है बल्कि इसके इतिहास से भी वो परिचित हैं। निखिल के साथ हम तुगलकाबाद गए। और हमने निखिल से जानना चाहा कि वो कैसे काम के साथ अपना शौक जिंदा रख पाए। इंडियन मिरर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो सारे फ़ोटो एंथुजियास्ट जो भी हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर हैं, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं हर वीकेंड आके, ठीक है। और हम एक लोकेशन को पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं हर वीकेंड, जहाँ पे हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपके दिमाग में क्या आया जो आपने इस तरीके का एक ग्रुप बनाया? कैसे बनाया? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे मैं खुद बहुत पैशनेट हूँ अबाउट फ़ोटोग्राफ़ी, तो मैं अकेला जाता था फ़ोटोग्राफ़ी करने। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये ग्रुप में जाया जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स निकलेंगे इसके। तो एक ग्रुप फॉर्म किया जाए, ठीक है। एंड थ्रू फेसबुक हमने ये स्टार्ट किया, ग्रुप फॉर्म किया एंड हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब अभी हमारे ग्रुप में लगभग 400 लोग हैं, जिसमें हर एक फ़ोटो वॉक में लगभग 50 से 100 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हर वीकेंड। हमारे इस ग्रुप में कोई भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, सारे फ़ोटो एंथुजियास्ट हैं, सारे अपने अपने प्रोफेशन में हैं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई आईटी सेक्टर में है, तो कोई कुछ और काम कर रहा है। एंड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके पास एक प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, चाहे वो अपने मोबाइल कैमरा से क्लिक करे, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो, चाहे एक DSLR कैमरा हो, बट इट इज़ अ स्किल that should be enhanced. वो चाहेगा अगर आपसे जुड़ना चाहे तो वो आपसे कैसे जुड़ेगा? Easy है, they can search us on Facebook, like it is facebook.com/IndianMirror. वहाँ पे easily search कर सकते हैं and just they have to request us to join the group and they are in. They will get event invites every weekend. निखिल के साथ बातचीत करने के बाद हम पहुंचे विक्रमजीत के पास। विक्रमजीत भी निखिल की ही तरह एक आईटी प्रोफेशनल हैं। इनकी कंपनी भी सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम करती है। विक्रमजीत को काम करते देख ऐसा लगा कि इन्हें इसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने हमें दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को लेकर बनाई अपनी वेबसाइट दिखाई तो चौंकने की बारी हमारी थी। आईटी प्रोफेशन में होके काम इतना हेक्टिक हो जाता है जब आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी आके कह रही है कि ठीक है हमारा ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दो और हमें 1 महीने के अंदर बताओ ये कैसे होगा। पूरा महीना आपने उस पर लगा दिया, दिमाग पे इतना स्ट्रेस हो गया, अब आपको कुछ चाहिए। नॉर्मली क्या होता था, गाड़ी उठाई चलो कहीं हिल स्टेशन पे चले गए, कहीं घूम आए। हम लोगों ने 1-2 साल
3 साल तो बहुत ज़्यादा ही किया कि महीने में एक ट्रिप तो हमें करना ही करना है। तो बैठ के हम एक बार ऐसे अपना कैलेंडर बना रहे थे कि हमने पिछले 2-3 साल में कहाँ कहाँ क्या क्या किया। हमने देखा कि एक भी महीना हमारा मिस नहीं हुआ था। ऑफिस के कोलीग्स हम तो बैठे बैठे अचानक, मेरा एक फ्रेंड है गौरव पांडे, अचानक मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार पूरी इंडिया देख ली है, इंडिया से बाहर इतने ट्रिप लगा लिए हैं, अब दिल्ली को भी देख लें, हमें पता तो चले। उस दिन हमने बैठ के पेपर पे लिखने की कोशिश की कि हम कौन कौन से दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स हैं, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। हम 7-8 मॉन्यूमेंट लिख पाए, उससे ज़्यादा हमें समझ नहीं आया। हमने नेट पे थोड़ा सर्च किया तो हमें 15-20 और मिल गए। हमें पता चला कि महरौली में बहुत कुछ है, बाइक उठाई पहुंच गए। उसके बाद करीब 1 साल तक मुझे महरौली में ही हर 2-3 हफ्ते में महरौली जाता रहा, और 1 साल पूरा मैंने महरौली में लगाया और मुझे सारे मॉन्यूमेंट अभी तक नहीं मिल पाए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी मिलती है, मैं फिर दोबारा जाता हूँ। बहुत सारे टूम्स हैं, जैसे चुमच्ची खां का मकबरा है जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं सकते हो क्योंकि 3 तरफ घर हैं, एक तरफ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अगर आप ग्रिल डाप के जाओगे तो आप लॉ तोड़ रहे हो, किसी के घर से कोई आपको वैसे नहीं एंटर करने देगा, आपको छत कूद के आना पड़ेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, हौज़ शमसी का झरना ख़त्म हो चुका है, तो उसको ढूंढने मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो वही फिर एक शौक़ शुरू हो गया कि ऐसा क्या है कि हम जिस जगह पर बैठे हैं हमें उसी एरिया के बारे में नहीं पता। तो वो वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया और बनते बनते ये बन गया। इसके बाद हम विक्रमजीत के साथ निकल पड़े दिल्ली के कुछ ऐसे स्मारकों को देखने जिनका अभी तक नाम भी नहीं सुना था। सबसे पहले हम पहुंचे भूली भटियारी के महल। यहाँ उन्होंने हमें इसके इतिहास के बारे में कई रोचक बातें बताई। विक्रमजीत, अब आपके इस पैशन के बारे में बात करते हैं। ये फोटोग्राफी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? फोटोग्राफी शुरू एक्चुअल में मेरा शौक़ मॉन्यूमेंट्स का ही था। मॉन्यूमेंट्स पे गए तो लगा कि जो आप देख रहे हो उसको याद नहीं रख सकते, और अगर आप किसी को बताना चाहो देखो मैंने ये देखा है तुम्हें भी ये देखना चाहिए, तो और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने अपना कैमरा उठाया, छोटा कैमरा था मेरे पास, मैंने क्लिक करना शुरू कर दिया, ब्लॉग लिखनी शुरू की। और वहाँ से मुझे ये लगा कि खाली ब्लॉग से ये काम होगा नहीं, मुझे वेबसाइट फिर बनानी पड़ी। वेबसाइट के ऊपर मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डालता हूँ या क्लिक करके पूरी एल्बम्स बना के सर्कुलेट करता हूँ। अगर आपने मेरे ऑफिस में नोट किया हुआ एक कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर पड़ा हुआ था, मेरी फ़ोटोग्राफ्स का था। तो फ़ोटो बुक्स मैंने भेजी हैं। तो उससे क्या हुआ, लोगों को देख के लगता है कि दिल्ली में ऐसा बहुत कुछ है जो वो शायद मिस कर रहे हैं, और जहाँ वो बैठे हैं वो अपने ही घर को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो बेसिकली मेरा फ़ोटोग्राफी का पर्पस वही था, जो उस चीज़ से फिर मीट हुआ कि लोगों में वो अवेयरनेस लेके आना कि आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है, इसे संभालिए, इसके बारे में जानिए और दूसरों को बताइए। तो इस जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं, इस जगह के बारे में हमें बताइए, क्योंकि हम ये वाले शायद ही जानते हैं इसके बारे में। ये तुगलक की शिकारगाह है, भूली भटियारी इसे बोलते हैं, और करोल बाग जैसे बिजी एरिया के बिल्कुल साथ टच कर रही है। तुगलक को शिकार खेलने का बहुत शौक़ था, तो उसने इस तरह की शिकार का जगह जगह दिल्ली में बनाई थी। एक हस्पताल में बनी हुई से हाथी खाना बोलते हैं, यहाँ पर ये है मालचा महल है, हमारे पास कुश्क महल है। तो वो क्या करते थे, वो जैसे फिरोज शाह कोटला से आए, यहाँ पर रहे 2-4 दिन, पूरा दिल्ली के रिज का एरिया है, यहाँ से लेके धौला कुआं तक पूरा जंगल है, घना जंगल है। उस टाइम तक उस टाइम पर ये जंगल और बहुत बड़ा होता था। जो पूरी वॉल है इसके अंदर जगह जगह कमरे बने हुए हैं। यहाँ पीछे स्टेयर्स हैं जिसमें एक अपर लेवल है, उस लेवल पे ऊपर कुछ रूम्स हैं, पीछे एक रैम्पेंट बना हुआ है जिसके ऊपर प्रॉपर खड़े होके दूर तक देखने के लिए एक ऊंचा उन्होंने पॉइंट बना लिया था, जहाँ पे वो चारों तरफ देख सकते थे कि कोई जानवर, जंगली जानवर अगर नज़दीक आ रहा है वहाँ से शिकार खेलने के लिए। तो ये अगर मैं साइज़ के हिसाब से बताऊं तो कुश्क महल सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, और मालचा महल सबसे बड़ा है। फिर हम पहुंचे मालचा महल के सामने। यहाँ हम इस बोर्ड को देखकर रुक ही गए। मालचा महल का ये बोर्ड केवल कुत्तों से सावधान रहने की नसीहत नहीं देता, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यह चेतावनी भी देता है कि अंदर घुसने की हिमाकत की तो गोली मार दी जाएगी। ये महल अवध के नवाबों का बताया जाता है। और हमारा आखिरी पड़ाव बना दिल्ली के पहले प्रधानमंत्री का निवास, यानी 3 मूर्ति। यहाँ आकर मालूम चला कि यहाँ भी एक स्मारक छुपी हुई है। जी हाँ, ये है कुशक महल।
एक शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ हमने विक्रमजीत से फोटो वॉक शुरू करने के कारणों को जानना चाहा और साथ ही हमने बात की उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में। विक्रमजीत, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो फ़ोटो वॉक्स में आप जाते हैं और जो फ़ोटो वॉक्स होती हैं, ये सोच कहाँ से आई कि फ़ोटो वॉक की जाए, लोगों को जोड़ा जाए, ये कैसे दिमाग में? हम लोगों ने दिल्ली हेरिटेज अवेयरनेस क्लब स्टार्ट किया था और बहुत कम लोग आते थे, 4-5 लोग हफ्ते में, जब संडे की संडे हम करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसका नाम चेंज किया। इनफैक्ट निखिल गर्ग ने ये सजेशन दिया था कि अवेयरनेस वर्ड को फोटोग्राफी कर देते हैं, तो हमने दिल्ली हेरिटेज अवेयरनेस क्लब की जगह दिल्ली हेरिटेज फोटोग्राफी क्लब कर दिया। नाम सुन के बहुत लोग आ गए। फिर जब वो ऐसी जगहों पे आए और उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उन्होंने कभी क्लिक नहीं किया है, तो उन्होंने शौक़ में, जोश में बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की, फेसबुक पर डाली, फ्लिकर में डाली, कई जगह पर सर्कुलेट हुई। एक ऐसा रेवोल्यूशन सा स्टार्ट हो गया कि दिल्ली के अंदर हेरिटेज फ़ोटो वॉक्स का एकदम से क्रेज़ आ गया। आज की डेट में जो फ़ोटो वॉक्स पे जाते हैं, एंड ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 3 महीने हुए होंगे, 4 महीने हुए होंगे, इतने टाइम में ही इतना चेंज हो गया है कि आज की डेट में कहाँ 5 लोग थे और कहाँ 40 से 45 लोग हमारे वॉक्स पे जाते हैं। तो बेसिक आइडिया जो शुरू हुआ था वो यही था कि हम लोग अपने लिए जा रहे थे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे इस जगह को या किसी भी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को प्रमोट करने के लिए, और करते करते हमें लगा कि और लोगों को हम साथ की साथ ही दिखा सकते हैं। ये वेट ना करें कि कुछ टाइम के बाद हमारी साइट लाइव होगी, उसके ऊपर ब्लॉग में एंट्री आएंगी या कुछ आर्टिकल्स छपेंगे, तो वहाँ से फ़ोटो वॉक स्टार्ट हो गई। तो आप मॉन्यूमेंट कैसे तय करते हैं? आप कौन से मॉन्यूमेंट्स चुनते हैं? उनको चुनने से पहले आपके दिमाग में क्या रहता है कि ये हम क्यों चुन रहे हैं? मॉन्यूमेंट्स में देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें या किसी भी जगह की इंडिया में बात करें तो मॉन्यूमेंट्स को 3-4 अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। दिल्ली में जैसे हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, हुमायूंस टूम, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। इन 3 के बारे में हर एक को पता है। कोई अगर बाहर से भी विजिटर आता है उन्हें भी इसी जगह का पता होता है। उसके अलावा हमारे पास 173 नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो स्टेट आर्कियोलॉजी बोर्ड या दिल्ली टूरिज्म के अंडर आते हैं। तो ये सारी लिस्ट तो नेट पे अवेलेबल है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने क्या किया, मैंने जब शुरू किया था तो पहले 1-1.5 साल तो मेरे साथ कोई नहीं था। शुरुआत में जब पहली बार हम गए तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड गौरव पांडे थे, हमने ऑफिस में डिस्कस भी किया था। उसके बाद मैं करीब 1 साल तक अकेले घुमाऊँ। उसके बाद उस दौरान मैंने वो जगह आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि लिस्ट तो हमारे पास है, 173 मॉन्यूमेंट्स की है, मौलवी ज़फ़र हसन की किताब है, रितीश नंदा जी की किताब है, 1300 मॉन्यूमेंट्स की वो बात करते हैं। वो सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे पास हैं। अगर हम उनको जाके ढूंढने की कोशिश करें तो आज की डेट में उनमें से आधे ही मिल पाते हैं। तो हमने क्या किया, मेरे साथ कभी 2 लोग, कभी 1 लोग, ऐसे जाकर हमने जगह आइडेंटिफाई की। हमने देखा कहाँ पर लोगों का लोग जाने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे अगर मैं इस मॉन्यूमेंट की बात करूँ, लोग यहाँ आने में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? जो फोटोग्राफर्स हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर एक अच्छा एम्बियंस मिल रहा है, प्रॉपर लाइटिंग मिल रही है, शेडिंग मिल रही है, पीछे 3 मूर्ति हाउस का बैकड्रॉप मिल रहा है, कुश्क महल है, एक स्टोरी एसोसिएटेड है, एक लेजेंड एसोसिएटेड है। हम ऐसी बहुत सारी जगहों पे गए हैं जहाँ पर ऐसी ऐसी स्टोरी थी। नहीं तो तुगलकाबाद के अंदर लोग एंटर करते हैं, सामने गेट के आगे जितना पोर्शन है उसको कवर किया और बाहर आ गए। बट हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल पीछे तक गए, हम नीचे बौली तक गए, उनके साथ जो लेजेंड्स एसोसिएटेड थे हमने वो डिस्कस किए, सामने वाले एरिया में क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया। तो वो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यहाँ अगर हम सिरी फोर्ट जा रहे हैं, उसे सिरी फोर्ट क्यों कहा जाता है, कैसे वो नाम पड़ा, दीवार को कोई नहीं क्लिक करना चाहता है, खाली दीवार को, वो उसको क्लिक करके कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं और उनसे वो डिस्कस करते हैं तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमने वही चीज़ें रखी इसमें कि इस जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, लोग किस किस पॉइंट पे इंटरेस्टेड होंगे। हिस्टोरियंस हमारे साथ होते हैं, स्कूल के बच्चे कई बार हमारे साथ होते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप इस जगह को देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ, इस जगह को ये नाम इस वजह से मिला, मंगोलपुरी का इलाका है, वो इसलिए मंगोलपुरी है क्योंकि वहाँ पे मंगोलिया के जो वासी थे वो आके रहते थे, जो लड़ाके आए थे, जो दारुल खिलाफत यानी सिरी फोर्ट से जो हार के वापस भागे थे, उन्होंने वहाँ अपनी बस्ती बसा ली थी, उसे मंगोलपुरी कहा जाने लग पड़ा। आज की डेट में वहाँ जाएंगे, सिवाय क्रेनों के और सिवाय फैक्ट्रियों के आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई फोटोग्राफर एक आर्टिकल लिखना चाहे या अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर या कोई भी इंसान एक ब्लॉग पोस्ट डालना चाहे कि दिल्ली के अंदर मंगोलियों की एक बस्ती है, उसे मंगोलपुरी कहते हैं, ये है आज की उसकी एक हालत, क्लिक। तो वो जो पर्पस है वो कैसे मीट हो सकता है?
क्लिक करने के बाद उसका वो किस हद तक यूज़ कर सकता है। फ़ोटोग्राफ कोई भी खींच सकता है, लेकिन क्या वो उस फोटोग्राफ को प्रमोट कर सकता है, क्या वो उस फोटोग्राफ के साथ कोई ऐसा कैप्शन या ऐसी कोई स्टोरी एसोसिएट कर सकता है कि उस फोटोग्राफ में एक विजुअल इम्पैक्ट के साथ साथ एक, जिसे हम कहते हैं कि एक इंटेलेक्ट भी आ जाए, लोग उसमें खो जाएं, लोग उसके बारे में और जानने के लिए उतारू हो जाएं। अगर वो चीज़ में ऐड कर सकते हैं तो वो जगह इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम अपने मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये कि फ्यूचर प्लानिंग अब आपकी क्या है? Probably I'll move back to Delhi Heritage Awareness Club, if not by name, at least by purpose। हम कर भी रहे हैं। हमारा जो मोटिव है वो यही है कि दिल्ली के अंदर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, उन्हें और बर्बाद होने से बचाया जाए, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। हम किसी भी मॉन्यूमेंट पे जाएं, वो मॉन्यूमेंट साफ़ होता है, उस मॉन्यूमेंट पे प्रॉपर बाहर बोर्ड भी लगा होता है, और जहाँ जहाँ पे खतरा है कि यहाँ से किसी को चोट पहुँच सकती है, उस जगह पे प्रॉपर फेंसिंग की जाती है। लोग आकर उसको तोड़ देते हैं, वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है। तो अगर हम गवर्नमेंट का थोड़ी सी मदद कर दें और उस जगह को संभाल के रखें, तो जो लोग और विज़िट करने आते हैं दिल्ली के बाहर से या इंडिया के बाहर से, उनके लिए हमारा अपना घर, हमारा अपना शहर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाएगा। वही हमारा मोटिव है और वही हम लोगों को बताना चाहते हैं। विक्रमजीत का दावा है कि दिल्ली में रहने वाले, इसे जानने वाले भी इस शहर में छुपे हुए इन स्मारकों की जानकारी नहीं रखते होंगे। केवल दिल्ली में 1300 से ज्यादा स्मारक और 2000 से ज्यादा हवेलियां हैं। उम्मीद है कि लोग इसके बारे में भी और जानकारियां जुटाएंगे और इन्हें भी देखने आएंगे। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप भी ऐसे किसी ग्रुप के साथ जरूर जुड़ेंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खास और चुनिंदा खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।